अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हम एक ही रात में ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे, और शायद वो रात कल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइंस को ख़त्म होने में अब कुछ ही वक्त रह गया है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमले किए जाएंगे। व्हाइट हाउस में कल एक सहाफ़ी ने सवाल किया डोनाल्ड ट्रंप से कि जिस तरीके से आपने एक्स पे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। जो अमेरिकन इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, मैं उसे बेवकूफ़ समझता हूँ। साथ ही अमेरिका इसराइल ने तेहरान पर हमले किए और ये भी धमकी दे दी है इसराइली हुकाम की जानिब से कि ईरान के रेलवेज़ को जो है वो अब टारगेट किया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया और सऊदीया के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर भी हमले किए गए, जिस पे पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत भी की और अब से कुछ देर कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इसकी मजम्मत की गई है। वाज़ेह रहे पाकिस्तान का सऊदीया से जो है वो दिफाई मुआहिदा है, और अब से कुछ देर पहले जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी इस पर बयान दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी गुफ्तगू हुई है और इस हमले की शदीद मजम्मत की गई है। अता तारर का भी बयान इस पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे थे, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, इसके बाद ईरान को ये हमला नहीं करना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि इसराइल की जानिब से भी कहा गया है कि ईरान के रेलवे पॉइंट्स पर भी हमले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो मोहलत दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता तो एक ही दिन में ईरान को तबाह और बर्बाद कर देंगे, और इसमें अब कुछ ही वक्त बाकी है। ईरान में इस वक्त क्या सिचुएशन है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तेहरान से सहाफ़ी मुर्तज़ा नगरी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपके वक्त का। जी मुर्तज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। ये बताइएगा कि सऊदीया पे हमला किया गया है ईरान की जानिब से पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स पे, जिसकी पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। ऑल्दो इसराइल की जानिब से ये कहा गया था कि हम ईरान के रेलवे पॉइंट्स पर भी हमले करेंगे, ब्रिजेस पे हमले करेंगे, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने जो है वो सऊदीया पे हमला कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसको इस पैराहे में देखिए, मुस्लिम ममालिक के दरमियान छोटा सा भी अगर मसला हो तो यकीनन ये एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई अफसरदा कर देने वाली बात है कि ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम उम्मा को पूरी ताकत के साथ एक मुश्तरक दुश्मन के सामने खड़ा होना चाहिए। असली एजेंडा यही होना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा का। अब सवाल ये है, इसके पर्सपेक्टिव में आप देखिएगा, सवाल ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत ज्यादा किसको है? वो जो जंग खत्म करना चाहता हो, वो जिसका नुकसान हो रहा हो, वो या वो जो दूर बैठकर एंजॉय कर रहा हो। तो इस वक्त ईरान इस जंग के अंदर है, उसके लोगों की शहादतें हो रही हैं, उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ाया जा रहा है, उनका जो तालीमी स्ट्रक्चर है उसको उड़ाया जा रहा है। तो यकीनन ये बात हर आकिल इंसान कबूल करेगा कि ईरान को तो मुज़ाकरात की मेज पर सबसे पहले आना चाहिए, और आ भी नहीं, 3 दफा ईरान मुज़ाकरात की मेज पर बैठा है ना। चाकू किसने गोपा? अमेरिका ने। तो इसको अगर देखा जाए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज पर तो यकीनन बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की इन पैगाम रसानियों के दरमियान जहां तक मेरी नॉलेज है या मैं जो मीडिया देख रहा हूं यहाँ पे, सुबह पहला हमला किया गया पार्स गैस फील्ड के ऊपर, उसके बाद खार्क के ऊपर, उसके बाद तकरीबन सिर्फ सिर्फ पुल नहीं देखिए आप, पार्स गैस फील्ड, खार्ग ऑयल फील्ड, और उसके बाद जो तकरीबन 6 से 8 एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने वाले रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हें उड़ाया गया, पुलों को, और फिर तकरीबन 5 से 6 आम जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाने वाले पुल हैं उन्हें उड़ाया गया। और फिर ट्रंप साहब की आप धमकी को मुलाहिजा रखिए कि हम सब कुछ खाक में मिला देंगे, और ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरे जहन में खुद एक सवाल उठता है जी। पाकिस्तान ने जब इन मामलात के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व किया और बेहतरीन सालिसी का किरदार अदा किया, कि जिसकी जरूरत थी वाकई इस खत्ते को, और अभी भी शदीद जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि मजीद मौसर और फाल इंशाल्लाह होगा और होना चाहिए। सवाल यह है कि 1 महीने 10 दिन के रेस्ट्रेन के बाद अचानक क्या हुआ कि 10वें दिन के आखिर में ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया? ये मालूमात लेना बहुत जरूरी है। इनको जानना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि सऊदी अरब की जो ऑयल फील्ड है उसके ऊपर हमला किया आपका गया। इस पे कहीं क्या सऊदी अरब की ओपिनियन तरफ है? से कोई जैसे कि मामला, आपने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर ईरान ने जो है वो सऊदीया की मेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स पे जो है वो क्यों अटैक किया। आपकी भी तो इस पे कोई राय होगी? देखिए ना,
जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, ईरान के अंदर, शिराज़ के अंदर, फार्स के अंदर, तबरेज़ के अंदर, इस्फ़हान के अंदर, बूशहर के अंदर, खुरमशेर के अंदर, इन तमाम जगहों पे जो इनके प्लांट्स हैं, ये तो तकरीबन इनको हिट किया गया है। और चाहे वो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हों या न्यूक्लियर प्लांट्स हों, इन सबको हिट किया गया है। तो ऐसी सूरत में हमें देखना होगा कि इन चीज़ों में कहाँ पर किस मुल्क का किस तरीके से क्या किरदार रहा है। तो ये जो 1 महीने 10 दिन के जो मामलात थे, इनके अंदर अगर ईरान ने रिस्ट्रेंट शो किया है, तो ये जो 1 महीने 11वां दिन है, इसके अंदर क्यों इस तरह का हमला किया गया? अब ये में जो सालिसी कुव्वतें हैं, यकीनन उनका किरदार ये होना चाहिए कि वो इस मामले के अंदर बातचीत करें और ये देखें कि ये मामला क्यों पेश आया। यकीनन अटैक की उनके पास भी कोई रीज़न होगी, सऊदी अरब के पास भी अपने दिफा के लिए कोई ना कोई रीज़न होगी। तो सालिस जो किरदार अदा करने वाले लोग हैं, ये उनकी असल ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को फाइंड आउट करें और दो तरफ़ा जो अच्छा, वर्जन्स हैं नकवी उनको साहब ये सुनें भी और दोनों बताइएगा को कि बिठाकर अरब दोबारा न्यूज़ से ने लेकर दें। ठीक है, अरब न्यूज़ ने ये दावा किया है कि मुश्तबा खामनाई इस वक्त बेहोश हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है कुम में और इस वक्त उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो कोई फैसला ले सकें। नहीं, जो वीडियो सामने आई थी खामनाई नहीं। साहब की, वो एआई जनरेटेड थी, ज़रा इस पे भी तबसरा कीजिएगा। जी, जी। जी, जी, वो तो एआई जनरेटेड थी, वो एआई जनरेटेड थी। वो देखें, इनके मुताबिक ऐसी तो कोई खबर हमने यहाँ पर बेहोशी या बीमारी की नहीं सुनी। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो इसलिए उनको नहीं लाया जा रहा है कि ये एआई के ज़रिए और जो जदीद टेक्नोलॉजी के मामलात हैं, उनके ज़रिए कोई ना कोई सुराग निकाल कर फिर दोबारा असैसिनेशन की तरफ या टारगेट की तरफ जाया जा सकता है, जिस तरह से कई ईरानी जो जर्नलिस्ट को और इनके जो सियासतदान हैं, तो उन्हें एड्रेसेस ट्रेस करके टारगेट किया गया, इसलिए उन्हें सख्त तरीन सिक्योरिटी में रखा गया है और उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है या मैंने इनकी मीडिया पे नहीं देखी। मैं कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वाला आदमी नहीं हूँ। मैं भी दुनिया भर का मीडिया देखता हूँ, जिस तरह से एक दूसरा सहाफी एक दूसरा एनालिस्ट देखता है। सही। और फिर अभी तक मैंने इनकी मीडिया पर या इनकी किसी न्यूज पर या इनकी किसी लोकल प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई खबर नहीं देखी जो हमारी निगाह से गुजरी हो कि जिसके अंदर बेहोशी या इस तरह की कोई बात सही। हुई। बिल्कुल ठीक है, नकवी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस हमले की मजम्मत की है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब ने और इनके हमरा हैं जी आर बलोच साहब, साबिक सफ़ीर हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुर्तज़ा नगरी साहब से। नगरी साहब, ये बताइएगा कि जो एआई वीडियो, आप ख़ुद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि वो एआई वीडियो जनरेटेड थी, इस पर मज़ीद ये कहा जा रहा है अरब न्यूज़ की जानिब से कि मुश्तबा खामनाई जो हैं वो इस वक्त बेहोश हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो उनकी तरफ से नहीं हैं। आप इस पर कमेंट कर रहे थे, क्या कहेंगे आगे? सिलसिला यहाँ की किसी न्यूज के अंदर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चिड़िया या छड़ी है कि मैं इस बात पर कोई अपनी तरफ से कमेंट कर सकूं, क्योंकि मैं जितनी बात करता हूँ वो मेरे मुतालिए के तहत, चाहे मैं कोई प्रोडक्शन करूं या कोई बात करूं, मेरे मुतालिए के तहत। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ की जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि उन्हें सेफ मकाम पर इसलिए रखा गया है और इसलिए उनकी वीडियो नहीं दी जा रही कि आजकल एआई के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस कर लिया जाता है कहाँ से बनी है, किस तरह बनी है, कैसे बनी है, लोकेशंस वगैरह, ये सारी चीजें। और आपने इसके नताइज देखे होंगे कि ईरान के अंदर जो है वो कई जर्नल्स और कई बड़े बड़े सियासतदानों की जो है वो शहादत वाक़ई हुई। इसलिए एहतियाती तदाबीर के तहत उनकी किसी भी चीज को, ना आवाज को, ना वीडियो को, यहाँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जो ईरानी गवर्नमेंट का है, किसी भी चीज को लीक नहीं किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता दोबारा कोई ऐसी असैसिनेशन वाला मामला दोबारा ना किया जा सके। तो ये वो तो वीडियो एआई थी, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ना कोई दो राय है, लेकिन कोई चीज लीक इसलिए नहीं की जा रही है कि कोई दोबारा ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो। अच्छा नगरी साहब, ये बताइएगा कि कुछ घंटों बाद जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। ईरान की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं? भरपूर तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा अगर रेलवे पॉइंट्स को निशाना बनाया गया, ब्रिजेस को निशाना बनाया गया? नहीं, ब्रिजेस को तो निशाना बना दिया गया, बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो जो धमकी दी थी कि एक ही रात में ईरान को तबाह कर देंगे। जी, रेलवे ट्रैक्स को भी निशाना बनाया गया। देखिए, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, इनको निशाना बनाना, ये एक रात में टूटते हैं तो चंद रातों में तामीर हो जाते हैं।
इसके जरिए आप कौम को या उनके दिफा को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी सेक्टर्स को हिट करने की बात कर रहे हैं, इससे भी कौमें खत्म नहीं हुआ करती हैं। ये जो बात कर रहे हैं, इससे ये होगा कि भैया ये आवाम के दरमियान केओस पैदा करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ये बातें की जा रही हैं। तो मैं खुद अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर सकता। इस पर ईरानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितनी चीजें हमारे यहाँ तबाह की जाएंगी, बिल्कुल बिलमुकाबिल अमेरिका और उसके एलाइज के साथ भी यही सूरत हाल रवा रखी जाएगी। चूंकि देखें, एक नुक्ता इन्होंने कलीदी रखा है शुरू से, जो अभी तक जिसका इजहार अभी भी किया गया, या तो अमन सबके लिए या अमन फिर किसी के लिए भी नहीं। तो ये ऐसा खतरनाक मामला डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है कि ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बलोच साहब का रुख करेंगे। बलोच साहब, पाकिस्तान के लिए भी खासा मुश्किल वक्त आन पड़ा है क्योंकि ईरान ने सऊदीया पे हमला किया है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पे। समझाने वाला कोई नहीं। और फिर अभी आपने देखें, अब मैं एक जुमला कह दूं फिर खत्म कर दिया जी। और ये मामलात इतने आसान नहीं है, इसको एटॉमिक वॉर और एटॉमिक हमले से तशबीह दी जा रही है। अभी आपने कहा कि चाइना और रशिया ने जो आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो करारदाद पेश की गई थी उसे वीटो करके कैंसिल कर दिया। तो इस बात से अंदाजा होता है कि चाइना और रशिया, दो बड़ी पावर्स, भी फुल फ्लेज अपने आप को इस वक्त आमादा कर चुकी हैं कि ट्रंप को और अमेरिका को जमीन पर लाने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए वो किसी भी अमल से देरेग नहीं करेंगी, जहां तक मुझे लगता है। तो ये ये वॉर मुझे लगता है कि बहुत हाई पीक पर जाकर खत्म होगी, इतनी आसानी से नहीं। बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि पाकिस्तान के लिए भी खासा मुश्किल वक्त आन पड़ा है क्योंकि ईरान ने सऊदीया पे हमला किया है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पे, और अब से कुछ देर पहले भी वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। हमारा मुआहदा भी है सऊदीया के साथ। पाकिस्तान सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा था। अब क्या ये फैसले का वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अब सऊदीया के साथ फुल फ्लैश खड़ा होना पड़ेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हमारे टॉक शो आपके साथ होते हैं उसमें मेरा मकसद या हमारा सबका मकसद ये होता है कि किस तरह से अपने सामाईन नाजरीन को कुछ ना कुछ पिक्चर जो हम देख सकते हैं असल पेश की जाए, और कम से कम जंग के इस जो जिसे फॉग कहा जाए या धुंध बन जाती है, उससे किसी हद तक क्लैरिटी हो। देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने डे वन से एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। जब ईरान पे हमला हुआ, इजराइल और अमेरिका का, उसको खुल के हमने उसकी जो है मुखालिफत की, यूएन में की, मीडिया में की, आप और हमने की। उसके बाद जब ईरान ने अपनी वॉर को बढ़ाया, हॉरिज़ॉन्टली बढ़ाया, एक्सपेंड किया टू जीसीसी कंट्रीज, हमने उसकी भी मुखालिफत की, और वो जब यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया तो उसको भी किया। कुछ लोगों ने उसको ताबीर किया कि हिपोक्रेसी है। ऐसे नो, देखिए, उसूल पे हमारी डिप्लोमेसी चलती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी के 4 चीजें रहनुमा करती हैं हमें। एक, हमारा नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा इंटरनेशनल कवानीन, और तहजीब, अखलाक और इंसानियत। तो हम इस चीज को देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉम डे 1 मेरी हमेशा इस ईरानी स्ट्रैटेजी के साथ मुखालिफत रही कि नहीं, इनकी एक्सपेंशन टू द रीजन जेसीसी के साथ स्ट्रेटेजिकली गलत है। अगर कोई और भी मुल्क होता तो भी मैं यही कहता, और आज भी मैं यही कह रहा हूं। और मुझे इस कहने में कोई आर नहीं कि मैं समझता हूं कि अगर जब इसकी दोबारा तारीख लिखी जाएगी तो ईरान की बाकी भी स्ट्रेटेजी में अच्छाइयां बुराइयां निकलेंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में इनका ब्लंडर होगा स्ट्रेटेजिक, कि उन्होंने अपने, अगर दोस्त भी नहीं थे, अगर न्यूट्रल भी वो जीसीसी कंट्रीज थी, फिर भी उनके ऊपर हमला करके उनको प्रो इजराइल अमेरिका कर दिया और एंटी इजराइल कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा ईरान इजराइल का ये नैरेटिव रहा है कि ईरान न सिर्फ मेरे लिए खतरा है, इजराइल के वजूद के लिए, लेकिन ये रीजनल भी खतरा है एक बहुत बड़ा। और जितनी भी ईरान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो ये कहती थी, रीजन से अंदर भी, रीजन से बाहर। तो इन हमलों से उस नैरेटिव को खुद ही ईरान ने साबित कर दिया। देयर वर डिफरेंट अदर ऑप्शंस फॉर रिएक्शंस, मिलिट्री रिस्पॉन्स जो ईरान दे सकता जी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ने जो अपनाई है डिप्लोमेसी, एक बैलेंस्ड, उसूल पसंदी, और अभी तक भी वही हमने रखी हुई है। लेकिन जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, हमारे कोर कमांडर्स ने बात की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की,
हम कतई तौर पे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि एक सऊदी अरब पे हमला किया जाए, क्योंकि वहां पे हमारे दो हरमैन शरीफैन हैं। अगर आप सऊदी अरब को कमजोर करोगे इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, किसी तरह से, तो आप उसके हिफाजत करने वाले, लेकिन उसके बलोच साहब, ईरान की जानिब से तो ये कह दिया गया था कि जहां पे अमेरिकन अड्डे होंगे वहां पे हम रिटेलिएट भी करेंगे, हमले भी करेंगे। नहीं, देखिए, कहने से नहीं ना, हम तो डिस्कस ये कह रहे हैं कि नहीं उसने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली उम्मत के हवाले से, ईरान के अपने इंटरेस्ट के हवाले से, और लॉन्ग टर्म कि इस जंग के बाद क्या होगा। अब जंग के बाद ये होगा कि जो पहले खलीज अगर थोड़ी बहुत थी, इन खलीजी रियासतों और ईरान में, वो लोधी साहब से भी बलोच साहब इस पे पॉइंट ले लेते हैं। लोधी साहब, आप इस रिटेलिएशन को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी खासा मुश्किल है। एक जगह हम डिफेंड कर रहे हैं ईरान को, सालसी कर रहे हैं, और दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक कर रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात वो कह दूँ, आप वो खामनाई साहब की गैर हाजिरी की बात कर रही थी, तो ईरान के सदर भी आपको नज़र आते हैं और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी बड़े फ़ाल आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो दो अपॉइंटमेंट्स जो कि नॉर्मली इन चीज़ों से डील करते हैं वो सामने हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कोई इस बात में कोई ज़्यादा दम नहीं है कि जी कौन डिसीजन ले रहा है, कौन नहीं डिसीजन ले रहा। जो कुछ ईरान जवाब दे रहा है उससे ये लगता है कि उनकी डिसीजन ठीक ही जा रही है जैसे भी है। ये जो बात मोहतरम जिया साहब कर रहे हैं, नेचुरली वो चूँकि डिप्लोमेट्स हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मैं फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये बात करता हूँ कि अगर ईरान का रिएक्शन अमेरिका तक नहीं जा सकता, तो जहाँ से अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, ईरान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कि वो वहाँ पर क्यों हमले कर रहा है, मेरा ख्याल बहुत गैर मंतकी बात है और मिलिटरीली अनएक्सेप्टेबल है। मैं नहीं, वो ये अखलाकियात और मैं डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, जहाँ पर वो अड्डे नहीं हैं और सिविलियन तंसीबात है, जैसे कि अभी ये वाला हमला हुआ है, ये गलती है। और ये गलती की और भी चीज़ें मालूम, खुद ही जीआर साहब ने कहा कि डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉग ऑफ वॉर। तो मैं एक चीज़ और आगे आपके सामने लाता हूँ कि कितनी ही इंग्रेस है मोसाद की और CIA की ईरान के अंदर कि उनका हर इम्पोर्टेंट आदमी वो शहीद कर देते हैं, मार देते हैं। तो आपके ख्याल में IRGC के अंदर या कहीं पर ऐसे रोग एलिमेंट्स नहीं होंगे ईरान में जो कि पीस के जितने मामलात उनको सबोताज करने की कोशिश करते हो, या जहाँ पे मजाइल नहीं मार रहे वहाँ पे मारते हो? फिर तीसरी बात आप याद रखें, सवाल तो ये है ना कि जो मुश्तबा खामनाई हैं वो किस तरीके से लीड कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर तो वो हैं। क्या ये उनके फैसले थे या फिर कोई और ये फैसले ले रहा है? देखें जी, जो भी लीड कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो मौजूद हैं, वो सदर भी मौजूद हैं, वो भी हैं, वो उनका एक अलग सिस्टम है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि रडरलेस नहीं है ईरान। ये नहीं कोई कह सकते कि इतना रिएक्शन जैसा ईरान का आ रहा है। अगर कोई ये कहे कि जी ये खुद ही लोग कर रहे हैं और कोई इनको कुछ नहीं कह रहा या कोई और कर रहा है, ये तो अलग बात है ना, वो तो उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो रिएक्शन है ईरान का अगेंस्ट बेसिस, अमेरिकन बेसिस, चाहे वो जिस मुल्क में भी हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मिलिटरीली मैं बात कर रहा हूँ, इखलाकी तौर पे नहीं कह रहा। और जहाँ वो सिविलियन इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए पाकिस्तान का स्टांस की हम तायीद करते हैं कि उन्होंने उसके जवाब में ये सारी बात कही है। मैं जो इम्पोर्टेंट बात कह रहा था वो अंदर से रोक दिया आपने कि ईरान से कुछ ऐसे रॉकेट गलत जगह पर भी दागे जा सकते हैं क्योंकि वहां पर रोग एलिमेंट्स हो सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि इसराइल और अमेरिका फॉल्स फ्लैग कर रहे हो कि वो इस तरीके से सारा मामला कर रहे हो कि लगे ये कि ईरान से मिसाइल आ रहा है और आ कहीं और से रहो। तो ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है इस वक्त। ये इतनी सादा नहीं है कि मैं कह दूं कि जी ये गलत है और ये सही है। ये बातें बाद में खुलेंगी, बाद में पता चलेगा। आज तो मैं ये बात करनी चाहिए कि अगले चंद घंटों में या अगले 7-8 घंटों के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा ईरान के ऊपर, नेचुरली आएगा, लेकिन कोई ईरान के ऊपर पहले भी प्रेशर कम नहीं आया है। और अल्लाह ना करे कि ये जो अरब मुल्क हैं ये कूद जाएं इस जंग में और वो कहें कि जी देखें जैसे अभी ये मिसाइल आया है सऊदी अरब के, अब हम क्या करें, हमारे पास रिटेलिएट करने के अलावा और कोई चाराकार ही नहीं है। तो ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड होगा, ये एक आर्टिफिशियल जंग बनाई गई होगी और बहुत इसमें आराम मिलेगा इसराइल को और अमेरिका को अगर ये आपस में भिड़ गए, अरब और ईरान।
बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि ट्रंप का एक बयान मौजूद है जिसमें एक बार फिर उनकी बेबसी जो है वो ज़ाहिर हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने कुर्दों को असला दिया ताकि वो ईरानी मुजाहिरीन तक ये असला पहुंचाएं, लेकिन हमें ये पता चला कि ये असला कुर्दों ने खुद ही अपने पास रख लिया। तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, ये भी झूठ है। असला पहुंचाया गया है मुख्तलिफ बॉर्डर से। ब्रिगेडियर जनरल साहब इस बात को जानते हैं। ईरान के साथ से 8 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयरिंग है और बहुत वसी पैमाने पर शेयरिंग है। असला ईरान के अंदर कई मरतबा ट्रकों को भर कर, असलहे के ट्रकों को भर कर पकड़ा गया है। तो इससे अंदाजा होता है कि कई ट्रक तो निकल चुके होंगे जो लोगों के हाथ में पहुंच चुके होंगे, और फिर जो जंग से जो 1-1.5 महीने पहले का अनरेस्ट था उसमें हमने देखा असलहे का भरपूर इस्तेमाल किया गया कुछ गिरोहों की तरफ से, जिन्हें पकड़ा भी गया और इन्वेस्टिगेशन भी की गई। तो वो ट्रंप साहब ने अपने बयान को अधूरा इसलिए छोड़ा है कि वो प्रेशर डालें कि हमने कुर्द, जो इराक का जो सेमी ऑटोनमस रीजन है जिसका ईरान से बॉर्डर लगता है, ईरान का जो कुर्द एरिया उसकी तरफ, वहां से इनकी कोशिश भी यही थी कि वहां से कोई पेशकदमी करवाई जाए और जमीनी कार्रवाई के जरिए उन पर प्रेशर डाला जाए। लेकिन यहाँ से ईरान का जो रिटेलिएशन था उनकी तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स की सूरत में उनके अड्डों को बहुत सारों को तबाह किया गया। और फिर जो ग्राउंड फोर्सेस थी इराक की, उन्होंने इजाजत नहीं दी कि वो ईरान के अंदर जाके ऐसी कोई कार्रवाई कर सके, इसलिए वो फंस गया। वरना सिर्फ वो वाला असलाह उनके पास नहीं है। अभी तक जितना भी असलाह कुर्द जो सेमी ऑटोनोमस रीजन के अंदर जो लिबरेशन फोर्सेस हैं उनके पास दिया हुआ तमाम असलाह या इसराइल का है या अमेरिका का है। तो ट्रंप साहब के इस बयान को आप अधूरा देख रही हैं। इस बयान को पूरा देखिए, असलाह वहां भी गया है और इनको भी मुकम्मल, आप इनके अड्डे, मैंने कुछ वीडियोस देखी। नहीं, उनका कहना था कि ईरान में माजी में जिस तरीके से मुजाहिरीन बाहर आए थे महंगाई के खात्मे के लिए, उन मुजाहिरीन तक के असला पहुंचाना था। तो उन मुजाहिरीन तक जी पहुंचाया है, जी पहुंचाया। मैं आपकी खिदमत में यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ट्रक पकड़े गए, असलहे के ट्रक, 1-2 नहीं 4-5-6 ट्रक पकड़े गए हैं। मुख्तलिफ साइज के असलहे पकड़े गए हैं। बेहतरीन जो हथियार, जदीद हथियार होते हैं जिनको जमीन पर इस्तेमाल किया जाता है, वो पकड़े गए हैं। तो आप बताइए, जब 5-6 ट्रक असलहा पकड़ा गया है तो कितना असलहा निकल चुका होगा? ये जरूरी नहीं होता है, जनरल साहब तायद करेंगे, 6 ट्रक का मतलब ये होता है कि शायद 106 ट्रक ऑलरेडी निकल चुके हों। कहीं निकलते हैं तो एक हाथ आता है ताकि कोई सिरा मिले, कोई किनारा पकड़ा जाए। तो ट्रंप साहब का बयान आधा है। वो असलहा ईरान में भी आया है और वो असलहा कुर्दों को भी सप्लाई किया गया है, जो इराक का सेमी ऑटोनमस रीजन है वहां पर भी उनको दिया गया है। और मैंने उनके रहने की जगह देखी, कुछ वीडियोस ईरानी मीडिया के ऊपर चल रही थी। क्या आलीशान उनकी मतलब रिहाइशगाहें बनी हुई है गारों के अंदर, और क्या जिंदगी वो गुजार रहा है, क्या वहां उसका एक्सपेंस आदमी सोचे। तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं उठा सकती है किसी एक शहर को चलाने के लिए, बड़े शहर को, जितना उनके अंडरग्राउंड जो सेटलमेंट्स हैं उनको मुज़य्यन और मुरत्तब करके, यानी 24 घंटे वहां बिजली की सप्लाई है, गर्मियों में एसी चल रहे हैं, सर्दियों में कूलर चल रहे हैं, जिंदगी उनकी बेहतरीन गाड़ियां, ये थोड़ी सी इजाजत है तो इसी पॉइंट को मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ जी। देखिए, ना सिर्फ ये कि ये असला कुर्दों को दिया गया था, ये असला बलोचों को भी दिया गया था। और ये मामला आगे इसलिए नहीं चल सकता कि तुर्की, अजरबैजान और इराक ने साथ नहीं दिया अमरीकियों का, और यहाँ से पाकिस्तान ने बलोच में, वो जो आपको पता है जो बलूचिस्तान में हमले हुए थे इस जंग से जरा पहले, उनका मकसद ये था कि थोड़ी सी बलूचिस्तान की जमीन पे कब्जा करके यहाँ से भी जमीनी कार्रवाई में उनको मदद दी जाए। पाकिस्तान ने वो प्लान इनका खराब कर दिया। तो ये जमीन पे हमला करने का जो प्लान खराब करने का सेहरा है, ये याद रखें कि पाकिस्तान और तुर्की के सर पे ज्यादा जाता है, इसलिए। और कुछ वो लोग खुद भी इतने मजबूत नहीं हुए कि आगे बढ़ सकें, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। पर प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप आगे चलें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है। मैं जनरल साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आप सीनियर आदमी हैं और आपका कहा हुआ सर आंखों पर, मेरा मुतालिया आपसे हासिल हो रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर सकता है सऊदीया के लिए, क्योंकि दिफाई मुआहदा तो मौजूद है, या फिर सिर्फ ये मजम्मत तक ही बात रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल हमें इन बहसों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि हमें लोग देख रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमें यूथ स्पेशली देख रहे हैं, लिहाजा बहुत मोहतात तरीके से हमें बात करनी पड़ेगी। और फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी 30% आबादी शिया है। तो मैं सिर्फ 2 नुक्ते कहना चाहूंगा कि इस क्राइसिस में 3 बड़े एहतियाती तदाबीरें जो हमें करनी चाहिए और इंसुलेशन करना चाहिए प्रोसेस को पाकिस्तान की सलामती के लिए। नंबर 1, डिप्लोमेसी का जो हमने बैलेंस रखा है उसको किसी तरतीब से भी हम डिसबैलेंस नहीं करेंगे। जिस तरह हमने उसूली तौर पे कहा है कि कहीं से भी गलत
बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ बलोच साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं ये ऐड इस चीज़ को करना चाहती हूँ कि सऊदीया की जानिब से क्या पाकिस्तान को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आपके साथ हमारा दिफाई मुआहदा है तो आप रिटेलिएट करें? मेरा कतन सवाल ये नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। जी जी मैं उस पे आता हूँ। तो पहले मैं एहतियात इसलिए कि हमें अपने लोगों को भी बताना है कि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में करना क्या है हमने। सही। और करना ये है कि अपनी डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं बैलेंस वो रखनी है, अमन की कोशिशें जारी रखनी है। जो दरवाजा खोला है हमने अमन का और सलामती का इस्लामाबाद अकॉर्ड की सूरत में, उस पर मजीद काम करना है और उस पर लोगों की हिमायत जरूरी है हुकूमत के लिए। दूसरा जो कि पहला होना चाहिए वो है हमारी इकोनॉमी। यू मस्ट नॉट फॉरगेट कि हमारी इकोनॉमी जो है चलती है रेमिटेंसेस से, जो हमारे 5.5 मिलियन पीपल जेसीसी में काम करते हैं और सबसे ज्यादा वहीं से आती है आपकी तकरीबन 40 समथिंग, मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 40-42 बिलियन डॉलर यहां से आता है, जबकि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोस्टली जो सिस्टम चलता है वो हमारे रेमिटेंसेस से आता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो तो आपके कहाँ पे इंटरेस्ट है। तो इसलिए अपनी इकोनॉमी को आपने इंसुलेट करना है इस वॉर से, और फिर आपने अपनी सिक्योरिटी को करना है। मस्ट नॉट फॉरगेट कि जब कहीं आग लगी है तो आपके और भी दुश्मन है, वो कहीं भी और जगह आग लगा सकते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इजराइल करवा सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि 3 लेवल पे हमारी इंसुलेशन होनी चाहिए हुकूमत को के लिए ही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर कोई सुन रहा है, पहले तो आप सोशल हार्मनी को इंसुलेट कीजिए। हमारी जो शिया पॉपुलेशन भाई हैं उनके साथ डायलॉग मुसलसल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए जो हमारी पॉलिसीज चल रही है, और जो हालात है उनका असल उनको बताना चाहिए। फॉग ऑफ वॉर के और सोशल मीडिया से उनका नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से जज्बात उभरते हैं। दूसरा, आपकी जो डिप्लोमेसी है उसको इसी तरह से और रीइंफोर्स करें, चाइना को, रशिया को, इजिप्ट को, टर्की को साथ साथ मिलाएं और ईरान से मजीद और बात करें, सऊदी से मजीद और बात करें। ठीक है, हमें अपना मौक़िफ़ पता करना चाहिए, और फिर सबसे ज्यादा है कि इकोनॉमी को हमने इंसुलेट करना है। जी मैम। जी। अच्छा, ये बताइएगा बलोच साहब कि इस मौजूदा सिचुएशन को देख के आपको लगता है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पे अमल किया जा सकता है आने वाले चंद घंटों में? जी बिल्कुल, दैट इज दी ओनली उम्मीद। वही एक उम्मीद की किरण है, ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। देखिए, ये जंग ऑलरेडी ग्लोबल वॉर हो चुकी है, थर्ड वॉर, जिसके अंदर जो एनर्जी वॉर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर है, जो सप्लाई चेन वॉर है, वो उसके तमाम के तमाम असरात जो हैं अफ्रीका से लेके एशिया तक, यूरोप तक, अमेरिका तक पहुंचे हुए इस वक्त 2-3 हफ्ते के अंदर। और मजीद अगर ये जंग चलती है, मजीद अगर आ जाती है तबाही, तो ये पूरी इकोनॉमी दुनिया की तो कोलैप्स हो जाएगी। उसमें ज्यादा जो कैजुअलिटी होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आवर्स होंगी। तो मैं समझता हूं कि जरूरत है कि साउथ की भी हमें पूरी सपोर्ट होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आखिरी वक्त में कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान की ये काविशें, ये कोशिशें जो सिंसियरिटी पे हैं, जो भले पे हैं और बड़े बड़े प्रोफेशनल तरीके से की जा रही है कम्युनिकेशन उस लेवल पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद फिर भी नहीं छोड़नी चाहिए आखिर दम तक। Diplomacy is always the last hope in any of the crises that the world has seen. बिल्कुल ठीक है। लोधी साहब, क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो मुआहदा हो सकता है? लेकिन कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि इसराइल नहीं चाहता कि जंग जो है वो मुकम्मल बंद हो, मुकम्मल सीज़ फायर जो है वो इस वक्त इसराइल के हक़ में नहीं है। ऑल्दो ये भी बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी वक्त आकर ख़िताब कर सकते हैं कि ये जो जंग है ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, और कुछ निकात हैं जिस पर डिस्कस किया जा रहा है, जो ईरान की तरफ से आए, जो अमेरिका की तरफ से गए। लेकिन ये जो अगले कुछ घंटे हैं ये इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कोई स्पेकुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम भी है और उसकी कोई वजह भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे फैक्टर्स बता देता हूँ आपको जो कि इस वक्त ट्रंप के जहन के ऊपर बोझ बने होंगे या प्रेशर डाल रहे होंगे।
आपको पता है कि अमेरिका के अंदर किस किस्म का रिएक्शन है ट्रम्प की इस जंग के खिलाफ। बिल्कुल। आपने नो किंग की जो यहाँ पर निकले प्रोसेशन वो आपने देख लिए हैं। आपको पता है कि यूरोप ने और नेटो ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। आपको पता है कि विद इन दी अरब कंट्रीज 2-3 कंट्रीज ने अपने आप को कहा है कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। सऊदी अरब भी ये कह चुका है, लेकिन अब चूंकि मामला जरा बदल रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब किसी तरीके से मुलव्वस हो जाए, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी इसराइल की और अमेरिका की, वो बिल्कुल थी। वो यही थी कि इस तरीके से इस जंग को प्रोसिक्यूट किया जाए कि इतने शक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं अरब्स और ईरान के दरमियान की आपस में भिड़ जाएं। जब ये लड़ पड़े तो बस हम फिर सिर्फ ऊपर से तेल छिड़कते रहें और जरा पीछे हट जाएं और ऐसा ऐसा यहाँ से निकल जाए। साफ ज़ाहिर है चूंकि यहाँ पर इसराइल तो यहाँ पर मौजूद है, वो तो नहीं चाहेगा कि जब तक ईरान का आपा के बारे में कोई फैसला को मामला ना हो, ये जंग खत्म ना हो। लेकिन सब कुछ इसराइल के मर्जी से तो नहीं होगा, बाकी भी तो दुनिया है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका में ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर है और ये जो अरब मुल्क है इनकी तरफ से भी प्रेशर होगा कि क्या आप हमें तबाह बर्बाद करके यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि अगर आज रात को हतमी हमला बड़ा होता है, पहली बात तो ये कि इससे पहले कोई छोटे हमले नहीं हुए, कोई नया वेपन आया तो अलग बात है, अदरवाइज पहले कोई कसर नहीं छोड़ी ईरान और अमेरिका ने, जो वो सॉरी इसराइल और अमेरिका ने जो वो आज रात को करेंगे वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं, और ईरान वही जवाब देगा जो पहले देता रहा है। बल अगर उन्होंने इनके एनर्जी और ऐसी जगहों पर किया तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो कहाँ पर करेगा ये भी हमें मालूम है। तो वो जिन मुल्कों पर जवाबी कार्रवाई होनी है उनको भी चाहिए कि ये सोचें कि भी जल्द यही टाइम है अगर इस जंग को खत्म करना है। मोदी साहब, ये भी खबर आ रही थी कि यूएई जल्द या बदेर जो है वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है और वहाँ से भी रिटेलिएशन होगी, तो दुनिया का पहला अरब ममालिक होगा जो ईरान के खिलाफ बाकायदा तौर पे जंग लड़ेगा। इस पर ज़रा तबसरा कीजिएगा। जी देखें, जैसे मेरे दोस्त जीआर साहब ने कहा ना कि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है और हम अपने किसी दोस्त के मतलब ऐसा कमेंट नहीं देंगे जो कि किसी को भी गिरा गुजरे। तो इनमें से कौन उनका साथ देगा कौन नहीं देगा, मैं इस पर इज्तनाब करूंगा बात करने से, और वो मैं उनकी नसीहत जो उन्होंने कही है अभी उस पर मैं अमल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो ठेठ फौजी हूँ, वो बड़े सुलझे हुए डिप्लोमेट हैं, तो उनकी बात है उसमें वजन है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान को हराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। अव्वल तो हो सकता है कि ये अल्टीमेटम और आगे चला जाए। एक सिर्फ पॉइंट है जिसका ये इंतजार कर रहे हैं अमेरिका, वो है इसराइल जो लेबनान में कार्रवाई कर रहा है, उसने एक दरिया तक जो पहुंचना है, वो अगर पहुंच गया, उसने वो इलाका अगर सिक्योर कर लिया तो ये जंग खत्म हो जाएगी और इसमें कोई इंसेंटिव नहीं रह गया किसी के लिए भी। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है, बाकी पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अभी हम किसी के दिमाग में तो पढ़ नहीं सकते, तो बेस्ट ये है कि हम ये चंद घंटे इंतजार कर लें बजाय इसके स्पेकुलेशन करने के, और दुआ करें कि जो पाकिस्तान की काविशें हैं, जो चीन की काविशें हैं और मुल्क भी इसमें हैं, वो कामयाब हों और यहाँ पर अमन अमान हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि अगले जो चंद घंटे हैं वो अहम बताए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से भी क्या रिटेलिएशन की भरपूर तैयारी की गई है? देखिए, मैं आपको एक लार्जर पिक्चर दिखाता हूं, उसमें आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस तरह से टुकड़ों में शायद बात क्लियर हो। यूरोपियन कंट्रीज का जो सिलसिला है वो गिद्ध की तरह है, वो जहां देखते हैं उनको कहीं पर कोई मुर्दार नजर आ जाए और वहां से उनको कुछ हुसूल हासिल होना हो तो वो इखलाकियात से आरी हो चुके हैं। वो उस गिद्ध की तरह है जो उस मुर्दार से गोश्त जोड़ के अपना हिस्सा ले लें। अगर इस जंग के अंदर 5% भी अमेरिका की जीत के या अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव्स मिलने के इम्कानात होते हैं, तो ये याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता, नेटो सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता। वो ये जानते थे कि इस जंग में ईरान की अपनी जाती ताकत कितनी है और उसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात मौजूद हैं, जिसका एक हिस्सा आपने आज वीटो पावर की सूरत में, वीटो वोट की सूरत में आपने नेशनल असेंबली के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी देख लिया। तो ये समझने की जरूरत है कि ये जंग जाहिरी तौर पर इतनी छोटी नहीं है कि इसको अमेरिका जीत कर चला जाए। ये मैंने कई चैनल्स पर अब बहुत पहले इसी नॉलेज की बुनियाद पे जो मैं समझता हूं, मैंने ये तबसरा किया था कि 2 रास्ते हैं ट्रम्प के पास, या तो एब्सटेन फाइल्स को कबूल करके जेल में चला जाए या फिर इस दलदल के अंदर ईरान से जंग करके अंदर पड़ जाए, जिसके अंदर ये हर रोज सजा भुगते। और आप ये देख रही हैं इसकी जो गालियों पर, फौश कलामी पर मबनी जो ट्वीट्स होते हैं, ये इस बात का
सबूत है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर है कि कभी कभार ये प्रेशर में आपे से बाहर होकर ऐसी बातें कर जाता है कि जो इसके वजूद का और इसके अखलाकियात और कुछ तरबियत का अमेरिकन हिस्सा है। सेनेटर्स ने तो इन्हें जहनी मरीज भी करार दे दिया है कि जहनी मरीज हैं। नहीं, 18 डॉक्टर्स के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पैनल ने इसको जहनी मरीज करार दिया है, सिर्फ जी। सेनेटर्स ने नहीं। बिल्कुल जी, थोड़ा जी। सा टाइम दीजिएगा। जी जी बलोच साहब। देखिए मेरा ख्याल है कि हम शख्सियात में शख्स हैं तो शख्स इम्पोर्टेंट, लेकिन अगेन माय ऑडियंस इज द यूथ हियर एंड मे बी इन ईरान, मे बी इन सऊदी अरेबिया इफ दे आर लिसनिंग मी। देखिए इंसान जात की तारीख में सबसे स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई अकॉर्ड है, तो उसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ किए। और जो उस पे रिसर्च हुआ है और मेरा अपना भी थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया है कि फतेह मक्का मुमकिन ही तब हुई जबकि सुलह हुदैबिया हुआ। तो ये मेरा दरखास्त ईरान के भाइयों के पास है कि आज अपने लिए, उम्मत के लिए, फॉर गॉड सेक, उम्मत का जो एग्जिस्टेंस है दैट इट एट स्टेक, फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैं इसको इस नहज पे ले जाता हूं कि अगर खुदा न खास्ता ईरान को ये जालिम शैतान नेतन्याहू किसी तरह से भी तबाह कर देता है, it is not Iranian civilization, it is Islamic civilization which will be hurt badly। और अगर ईरान मुकाबले में जेसीसी को करता है तो ये इस्लामिक उम्मा की रीढ़ की हड्डी है। सऊदी अरब क्या है, मक्का मदीना है, for God sake, क्या करते हैं आप लोग? लेकिन बलोच साहब, ईरान तो फिर इसका जवाब ये भी देता है कि जब 2 दफा मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के दौरान हम पे हमला किया गया, अगर ईरान की जानिब से वाइंड अप किया जाता है तो ईरान तो खुद कहता है कि मुकम्मल जंग बंदी। टैक्टिकल, देखो ये टैक्टिकल चीजें, यू हैव टू गो। सुलह हुदैबिया का असल था ही यही कि आपने एक स्ट्रेटेजिक फैसला करना है, उसमें आपको टैक्टिकली रिट्रीट भी करना पड़ता है, अपने इज्जत नफ्स को भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। दुश्मन की जो लेकिन बलोच साहब, मेरा सवाल यही था कि अगर ये मुकम्मल जंगबंदी होती है, ईरान ने तो मुकम्मल जंगबंदी का कहा है कि कुछ देर का सीज फायर हमें नहीं चाहिए, मुकम्मल जंगबंदी जो है मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स भी करती हूँ, मैंने उसको बिल्कुल पढ़ा भी है। लेकिन अगर ईरान मुकम्मल जंगबंदी के हवाले से बात कर रहा है तो अमेरिका को इस मेज पर आ जाना चाहिए। उसका भी एक जवाब किसमें है? सुलह हुदैबिया में है। वो हमला कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा ने कहा वी मस्ट रिपल्स दैट, और उनके पास कैपेसिटी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वी हैव टू डी एस्केलेट, ताकि इसकी क्वालिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो जाए, उसकी शक्ल तब्दील हो जाए। तो यही तो हिकमत है। इसी हिकमत की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हिकमत देखें कि उसको इस्तेमाल करें। कुछ भी ना, हम क्या बता सकते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत दी है उसी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह अमन आ जाएगा, ईरान में भी अमन आ जाएगा। जी लोधी साहब जी। ये देखें, ये बात सही मिसाल दे रहे हैं सुलह हुदैबिया वाली, लेकिन सुलह हुदैबिया में ये सारे फैसले जंग से पहले हुए थे। ये जंग शुरू तो नहीं की ईरान ने, उनके ऊपर जंग थोपी गई है। सही। उनकी पूरी बड़ी क़यादत को शहीद कर दिया गया है, उनकी पूरी मिलिट्री क़यादत को शहीद कर दिया गया है। पहली दफ़ा ये है कि ईरान इसराइल पर चोट लगाने में कामयाब हुआ है। पहली दफ़ा ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पागलों की तरह बातें कर रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि ईरान इतनी तबाही के बाद मान जाए बगैर अपनी कोई बात मनवाए कि, और इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है और ये अमन हो जाता है, तो फिर ये तो बात आपने मान ली ना। बिल्कुल लोधी साहब, और अमन की बात भी उस सूरत हो सकती है जब सामने वाला अमन चाहता हो। इसराइल जो है वो अमन चाहता हो, और यूँ लगता नहीं है कि इसराइल जो है वो अमन चाहता है। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी के बायस जो है मज़ीद सवाल नहीं कर सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।